नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत का उच्चायुक्त बनाया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हवाई हमलों में 23 लोगों की मृत्यु। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। पुरुष एशिया हॉकी कप आज से बिहार के राजगीर में और अजय बाबू वल्लूरी ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी की ये जापान की 8वीं यात्रा है और जापान की प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक है। जापान से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री के सम्मान में कथक और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक व्यावसायिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष काजुया नकाजो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा सही समय पर हो रही है, क्योंकि उनके सर्वे के अनुसार भारत में काम कर रही 80% से अधिक जापानी कंपनियां अगले 1 से 2 साल में भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रही हैं। According to our survey to those Japanese companies in India, over 80% of those has the intention to expand their business in India in the next 1 to 2 years. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। जापान प्रस्थान से पहले अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान और चीन की यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों तथा प्राथमिकताओं को आगे लेकर जाएंगी। जापान यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। वे वहां राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा अन्य नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल अहमदाबाद के निकट साणंद में सीजी पावर की पहली सेमीकंडक्टर आउटसोर्स असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने इस प्रायोगिक परियोजना को भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो, भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर हो और सेमीकंडक्टर के बाद में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग। लंबे समय से ये ड्रीम था। यहाँ पर सीजी पावर का पायलट लाइन यहाँ से इनॉग्रेट हुआ और बहुत जल्दी इस पायलट लाइन से निकली हुई चिप माननीय प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें भाग लेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के 30 सदस्य भी इन सत्रों में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सबूत और गवाह पेश करने के लिए सभी पुलिस थानों को निर्दिष्ट करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की अधिसूचना संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही लागू होगी। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बार काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। 13 अगस्त को जारी अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी पुलिस थानों को निर्दिष्ट किया गया है कि पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालतों में साक्ष्य पेश कर सकते हैं और गवाही दे सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त होंगे। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी श्री पटनायक इस समय स्पेन में भारत के राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री पटनायक शीघ्र ही कनाडा में कार्यभार संभाल लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत ने लगभग 10 महीने बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लगातार भारत विरोधी रवैये और विवादित बयानों के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में तत्कालीन उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया था। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है। जून में श्री कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, जहाँ दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। बैठक में दोनों नेता उच्चायुक्तों की शीघ्र नियुक्ति पर भी सहमत हुए थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। वहीं कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कोटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि हमले में 48 लोग घायल हुए हैं। शक्तिशाली विस्फोट से 7 जिलों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें यूरोपीय संघ, मिशन और ब्रिटिश काउंसिल का मुख्यालय भी शामिल है। उधर ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को 3,350 एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर मांडविया 31 अगस्त तक पूरे देश में फिट इंडिया के अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के तहत मनाया जा रहा है। 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका आज दोपहर में शुभारंभ करेंगे। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में टीम के विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद जाहिर की है। हम कहीं पे भी कोई भी छोटी सी मिस्टेक नहीं करना चाहते, कोई भी लैक नहीं रहना चाहते हैं। मेक श्योर के जो हम स्टिक कर रहे हैं, जो हम बड़े टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, जो चाहे ओलंपिक हो, चाहे जो भी मेजर टूर्नामेंट हो, जो हमारा माइंडसेट है, सेम माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे आएंगे। प्रतियोगिता में भारत आज अपना पहला मैच चीन के साथ खेलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को होगा। मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया ने सबसे अधिक 5 बार एशिया कप का खिताब जीता है, जबकि मेजबान भारत ने 3 बार खिताब हासिल किया है। एशिया कप अगले वर्ष होने वाली हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर प्रतियोगिता भी है। हॉकी इंडिया ने प्रतियोगिता के लिए दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रखा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, राजगीर। और अब अन्य खेल खबरें हिमांशु कंडपाल से। अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के वेटलिफ्टर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के 79 किलो भार वर्ग में अजय बाबू बल्लूरी ने 335 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अगले वर्ष ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं के 69 किलो भार वर्ग के फाइनल में हरजिंदर कौर ने 222 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिले। रियो ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अमनप्रीत सिंह को रजत पदक मिला। इन दोनों ने हर्ष गुप्ता के साथ मिलकर टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर एथलेटिक्स में ओलंपिक और विश्व चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में लगातार 26वीं बार शीर्ष 2 स्थान हासिल करने में कामयाब रहे हैं। नीरज ने अंतिम और छठे प्रयास में 85.10 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और दूसरा स्थान प्राप्त किया। नीरज अब अगले महीने टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना खिताब बचाने उतरेंगे। पंजाब के कई जिलों विशेषकर सीमावर्ती गुरदासपुर जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 6,600 लोगों को निकाला गया है। राज्य में 830 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा 202 गुरदासपुर में और 107 कपूरथला सहित अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, होशियारपुर और कुछ अन्य जिलों में हैं। बचाए गए लोगों में 100 वर्षीय बच्चन सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें कल कपूरथला के एक गांव से उनके परिवार द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन पर सूचित करने के बाद सुरक्षित निकाला गया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मौसम विभाग ने राज्य के कई स्थानों में आज से फिर तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
वहीं हिमाचल प्रदेश से हमारी संवाददाता ने बताया कि चंबा जिले में विभिन्न स्थानों पर फंसे मणिमहेश तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। चंबा पठानकोट राजमार्ग पर यातायात की बहाली के बाद मणिमहेश यात्रा मार्ग में फंसे करीब 7,000 लोग अपने घरों को सुरक्षित वापस लौट गए हैं। इसके अलावा भरमौर में लगभग 3,000 तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें जल्द वापस भेजने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। चंबा शहर में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बाढ़ और सड़क अवरोध के कारण आपात सेवाएं प्रभावित हुई हैं और राज्य सरकार के निर्देश पर स्टिंगरी से कल 5 मरीजों को एयरलिफ्ट कर कुल्लू अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 3 सितंबर तक प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर तेलंगाना के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन यात्रा पर जाने का समाचार अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका और हरिभूमि की सुर्खी है टैरिफ वॉर के बीच पूर्व से उगेगा संबंधों का नया सूरज। पंजाब केसरी और अमर उजाला के शब्द हैं मोदी और चिनफिंग की मुलाकात से संबंध होंगे मजबूत। हिंदुस्तान ने लिखा है यात्रा से राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को बल मिलेगा। दैनिक जागरण की सुर्खी है अमरीकी टैरिफ ने भारत को जगाने का काम किया, किसी एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में निर्यात बढ़ाने को लेकर तैयार की जा रही है नीति। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 4 महीने में सबसे ज्यादा, औद्योगिक उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार। दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, देशबंधु और राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है हरियाणा में अगले महीने से लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मिलेगा हर महीने 2100 रुपए। नवभारत टाइम्स की खेल पन्ने की खबर है गुरप्रीत सिंह ने 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। और हरिभूमि और वीर अर्जुन की खबर है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 2 दिन की यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। वे 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत ने दिनेश के पटनायक को कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत में उच्चायुक्त बनाया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हवाई हमलों में 23 लोगों की मृत्यु। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। पुरुष एशिया हॉकी कप आज से बिहार के राजगीर में और अजय बाबू वल्लूरी ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।